हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं री इमेजिन रियलिटी। स्वागत है आपका क्वांटम सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे लाइट की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइट क्या है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हुए इसके नेचर पर चर्चा करेंगे, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सर आइजैक न्यूटन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में इंटरेस्टेड थे और ऐसी क्या कमी थी कि जिसकी वजह से सर क्रिश्चियन हाइगन्स को लाइट को पार्टिकल ना मानते हुए वेव मानना पड़ा। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहे हमारे साथ। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी की मदद से हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, उनमें अंतर कर पाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इमेजिन करिए कि आपके पास कोई लाइट नहीं है, तो क्या आप अब बता पाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, किस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है? क्या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अब आप सेपरेशन कर सकते हैं? आपका जवाब नहीं होगा। और जब लाइट के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि लाइट किससे मिलकर बनी है। तो ये सवाल 18वीं सेंचुरी में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खुद से किया और उन्होंने कहा लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उन छोटे पार्टिकल्स को उन्हें कॉर्पस्कल्स कहा और इस थ्योरी को हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। न्यूटन ने बताया कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन कैसे पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से लाइट एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से सब दिशाओं में निकलती है। उनके अनुसार लाइट के रिफ्लेक्शन एक बॉल को किसी हार्ड सरफेस पर मारते समय रिफ्लेक्शन की तरह होता है। जैसे कि बॉल को जब किसी सरफेस पर किसी पर्टिकुलर एंगल पे मारा जाता है तो वो जिस एंगल पर सरफेस को हिट करती है उसी एंगल पर वापस आ जाती है। अगर हम किसी लाइट पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी को एंगल आई पर कंसिडर करें तो हम उसकी वेलोसिटी को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जब लाइट सरफेस पर मिलती है तब उसके वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि v sin i इक्वल होगा v sin r के, और ऐसे sin i sin r के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि i बराबर होगा r के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और ऐसा करके उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बड़ी आसानी से समझा दिया। रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए, जिसमें लाइट की बेंडिंग होती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे में जाती है, न्यूटन ने माना कि मैटर और लाइट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। न्यूटन के अनुसार जब लाइट पर्टिकुलर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है जैसे एयर, ग्लास या वाटर, तो पार्टिकल पर एक्टिंग फोर्स सभी दिशाओं से बराबर होता है। इससे कोई रिजल्टेंट फोर्स उस पर नहीं लगता है। लेकिन अगर एक लाइट बीम को एक ग्लास ब्लॉक पर डालें तो एयर और ग्लास के बीच बाउंड्री पर फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा और पार्टिकल को ग्लास की तरफ से अधिक अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है। इसके कारण उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़ जाता है। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी बढ़ जाएगी, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है। इसलिए लाइट रेज अपना डायरेक्शन बदल देती हैं क्योंकि अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और मीडियम में एंटर होने पर एंगल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और इस तरह से उन्होंने रिफ्रैक्शन को समझाया। डिस्पर्जन जैसे फिनोमेना को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उसका मास हर कलर के लिए अलग अलग है, जिसकी वजह से जब किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वो अलग अलग एंगल पर बेंड होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग कलर पर अलग अलग तरीके से लगता है। जैसे जब किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। तो इसका मतलब रेड लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उसका मास सबसे कम है, और वॉयलेट लाइट जो सबसे ज़्यादा बेंड होती है उसका मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा और वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। अगर आप सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने मैकेनिक्स की खोज की थी और उन्होंने उसके आधार पर लाइट के पार्टिकल नेचर्स और उसके काम करने के तरीकों को समझाया। लेकिन न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी में कुछ समस्याएं थी। पहली बात तो न्यूटन की थ्योरी के अनुसार लाइट का स्पीड एयर या किसी भी मीडियम में एयर के मुकाबले तेज होना चाहिए, क्योंकि किसी डेंस मीडियम पे उस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। पर जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें यह गलत साबित हुआ। लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में धीरे चलती है। दूसरी बात, अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली लाइट पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं तो न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से ऑब्जेक्ट का मास लगातार घटते रहना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली में ऐसा होता हुआ नहीं दिखता हमें। और आखिरी बात, न्यूटन की थ्योरी से लाइट जब नैरो स्लिट से गुजरती है जिसकी वजह से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं, ऐसे फिनोमेना को समझाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। इसी दौरान जब न्यूटन अपनी थ्योरी ऑफ लाइट को डेवलप कर रहे थे, उसी वक्त डच में एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम क्रिश्चियन हाइगन था, उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो इसे साउंड वेव से कंपेयर कर रहे थे
उनका मानना था कि साउंड वेव्स के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। हाइगन्स ने कहा कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसे भी ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी। हाइगन ने सजेस्ट किया कि स्पेस में एक ट्रांसपेरेंट और मासलेस सब्सटेंस जो ईथर के नाम से जाना जाता है उससे भरा हुआ है। हाइगन्स की थ्योरी के अनुसार वेव अलग अलग मटेरियल में वेव फ्रंट्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं। हाइगन्स के अनुसार वेव फ्रंट के हर पॉइंट एक नया पॉइंट सोर्स का काम करता है और वेवलेट्स उनसे फैलती हैं। ये वेवलेट फिर एक नए वेव फ्रंट बनाने के लिए आपस में मिल जाती हैं। वेव फ्रंट के विचार का उपयोग करके हाइगन सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही नहीं बल्कि डिफ्रैक्शन को भी बड़ी आसानी से समझा गए। आइए अब समझते हैं कि हाइगन्स लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों मान रहे थे और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। पहले हम समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। आपने ये कई बार ऑब्जर्व किया होगा, किसी और कमरे में अगर कोई स्पीकर में तेज आवाज में गाने बजा रहा हो तो अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं तब भी आपको उसकी आवाज आ जाती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है, साउंड एक वेव है और वो कैसी वेव है? वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दरअसल मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा हो उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करे। जैसे आपने स्प्रिंग में ऑसिलेशन के दौरान देखा होगा। वेव की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी एंड से बेंड हो जाती है और इस एज से बेंड होने के फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसा करके साउंड वेव्स आपके बगल के कमरे में से दरवाजे पे आके बेंड हो जाता है और आपके कमरे में आके आपके कानों में जाती है और इस वजह से आप बगल में चल रहे म्यूजिक को भी सुन पाते हैं। तो इसी तरह अगर हम लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान रहे हैं जैसे साउंड है, तो उसे भी ऐसा करना चाहिए कि जब हम एक कमरे में बल्ब जलाएं तो बगल के कमरे में भी लाइट बेंड होके रोशन कर दे। बट ऐसा प्रैक्टिकली तो होता हुआ नहीं दिखता हमें। तो यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, या तो लाइट वेव्स है या कुछ और सीन है। बट मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम हमेशा अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी की ओर बढ़ते हैं। जब हम चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तब हमें चीज़ों की और क्लियरिटी आती जाती है। अब थोड़ा डिफ्रैक्शन पर बारीकी से नज़र डालते हैं, जिसे न्यूटन पार्टिकल थ्योरी नहीं समझा पाई और वेव थ्योरी उसे कैसे समझाती है। मैं एग्जाम्पल के लिए वाटर वेव्स ले रहा हूँ। उसे प्रोड्यूस करना बड़ा आसान है। आप पानी में एक पत्थर या बॉल को ऊपर नीचे ऑसिलेट करिए और पानी में आपको वेव्स फॉर्म होती हुई दिखेंगी। और मैं आपको ये बता दूं, ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसमें ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर वेव ट्रैवल कर रही है। मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे समझ आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं और उस वक्त ये सोचना कितना मुश्किल था और उस वक्त के हिसाब से ये सबसे सही भी था। तो इसलिए ध्यान से समझेगा इस चीज़ को। तो जब हम इन वाटर वेव्स को किसी ओपनिंग से पास करते हैं जिसे हम स्लिट भी कहते हैं, अगर स्लिट की ओपनिंग वेव के वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है तो हमें कोई बेंडिंग ऑफ वेव जैसा फिनोमेना नहीं दिखेगा, यानी कि डिफ्रैक्शन नहीं होगा। वेव जैसी है वैसी चली जाएगी सीधी। बट अगर स्लिट के बीच की दूरी उस वेव के वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है तो तब हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने को मिलेगा, यानी कि डिफ्रैक्शन वेव की वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आ रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट की वेवलेंथ काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू साउंड वेव्स। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि कमरे का दरवाज़ा भी एक स्लिट की तरह ही माना जा सकता है। तो साउंड वेव्स की वेवलेंथ दरवाजे की ओपनिंग के कंपेरेबल है, जिसकी वजह से साउंड डिफ्रैक्ट हो जाती है। बट लाइट की वेवलेंथ कम है इसलिए वो डिफ्रैक्ट नहीं हो पा रही है। उसे डिफ्रैक्ट होने के लिए स्लिट का साइज काफ़ी स्मॉल चाहिए। सवाल आता है कितना स्मॉल चाहिए। तो लाइट की वेवलेंथ हमें उस वक्त पर पता नहीं थी, बट जब हम लाइट को किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर डालते थे तो वो ऑब्जेक्ट लाइट के कंपेयर में काफ़ी बड़ा था। तो इसकी वजह से लाइट बिना डिफ्रैक्ट हुए सीधा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती थी और पार्टिकल जैसे फिनोमिना लगता था। बट जब हम शैडो के बाउंड्री को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे तो वहाँ पर हमें बाउंड्री पे कोई शार्प एज नहीं दिखता था, बल्कि हमें वहाँ पर डार्क और ब्राइट रीजन मिलते थे और ऐसे पैटर्न लाइट की डिफ्रैक्शन करने की ओर इशारा करते थे ऑब्जेक्ट के नैरो एज की वजह से। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होती है उसी किसी नैरो स्लिट से पास करते हैं तो हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व होता है। और आज हम जानते हैं कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसकी वेवलेंथ इतनी कम होने की वजह से हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रियल लाइफ में इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और इसलिए न्यूटन ने पार्टिकल मानकर लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया और हाइगन ने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए लाइट को वेव माना। और कैसी वेव माना? लॉन्गिट्यूडनल वेव माना। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा, ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इस थ्योरी में।
बट हाइगन्स के थ्योरी की सफलता के बावजूद पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट 150 सालों तक प्रमुख बनी रही। इसका कारण था सर आइजैक न्यूटन का काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक वर्ल्ड में नाम होना, क्योंकि न्यूटन के मोशन के नियम और उनकी ग्रेविटी की थ्योरी ने ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी सफलता पाई थी। और दूसरा रीज़न था कि हाइगन्स की थ्योरी में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की कमी थी, इसलिए कई साइंटिस्ट मानते थे कि न्यूटन सही हैं। पर आने वाले समय में फिजिक्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसने हमें लाइट को और उसके नेचर को और अच्छी तरह से समझने में हेल्प किया। आगे की कहानी हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में समझेंगे, जहां हम थॉमस यंग के फेमस एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे, जिसने लाइट के एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इंटरफेरेंस के बारे में हमें बताया। मैंने आपके लिए अपने इंस्टाग्राम और अपने ट्विटर हैंडल के बायो में एक लिंक दे दिया है, जहां से आप और डिटेल में जान सकते हैं, जो मैंने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कम एक्सप्लेन किया है। यूज़फुल लिंक और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम साइंस और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट कर सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। गुड बाय।